बहुत समय पहले की बात है। जुंगनपुर नाम के गांव में सुधीर अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे। तभी राधा को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ ही दिनों में राधा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। मगर राधा और सुधीर बच्ची होने पर खुश नहीं थे। वो थोड़े से उदास हो गए। देखो, हमारी किस्मत कितनी खराब है। मुझे तो पहली संतान ही लड़की हुई। मैं तो इसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, इसीलिए तो हमें बेटी हुई है। मेरी सहेलियां नीता और मीता को तो देखो, पहले उन्हें लड़के हुए हैं। दोनों कितनी भाग्यशाली है। अब तो मुझे लगता है इंतजार ही करना पड़ेगा। आशा करते हैं अगली बार लड़की ना हो। अगर किस्मत में हुआ तो लड़का ही होगा। आप शुभ शुभ सोचिए। मैं तो हमेशा शुभ ही सोचता हूँ। अगली बार अगर लड़की हुई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जाने दीजिए, चलो मैं आपको खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर राधा सुधीर को खाना परोसती है। सुधीर भी खाना खाकर अपना काम करने चला जाता है। अब 1 साल बाद राधा फिर से गर्भवती रहती है और उसे इस बार लड़का ही चाहिए था। लेकिन उसे इस बार भी लड़की ही होती है। लड़की को देख राधा फूट फूट कर रोने लगती है। राधा और सुधीर को इतना बुरा लगा कि वो मातम मनाने लगे, जैसे उनके घर में कोई मर गया हो। उन्होंने उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। हे भगवान, तुम हमें किस बात की सजा दे रहे हो? अरे 2 लड़कियां छाती पर मूंग दलने आई है। अरे ये दोनों तो पराया धन है। अपने घर से धन संपदा बटोर कर चली जाएगी। इससे हमारा वंश तो नहीं चलेगा। सुधीर और राधा दोनों भी अपने बेटियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्हें कोई वजह हो या ना हो, उन पर अपनी भड़ास निकाला करते थे। बेमतलब ही राधा लड़कियों की पिटाई कर दिया करती थी और नासमझ उम्र में ही उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे। कुछ साल बाद उनके घर में लड़के का जन्म हुआ और राधा और सुधीर बहुत खुश हुए। राधा और सुधीर इतने खुश थे कि उनके खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने अपने लड़के का नाम प्रिंस रखा। उसकी देखभाल भी दोनों प्रिंस की तरह ही कर रहे थे। उसके खान पान में कोई कमी नहीं थी। उसने जो चीज मांगी वो उसे समय पर मिल जाया करती थी। दोनों बहनें रीता और सीता भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। वे दोनों अपने भाई की बहुत सेवा करती थी। उनके माता पिता हमेशा उन दोनों बहनों में भेदभाव करते थे। एक दिन रीता अपनी माँ से, माँ, प्रिंस देखो ना कितने मजे से आम खा रहा है, मुझे भी एक आम खाने को दो ना। अरे 2 ही आम है घर में, आज ये एक खाएगा तो कल एक खाएगा। वैसे भी तुम दोनों आम खाकर क्या करोगी? प्रिंस का आम खत्म हो जाए तो जो बाकी है वो तुम खा लेना। ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। एक दिन प्रिंस सुबह दूध पी रहा था। तभी सीता वहाँ आकर, मम्मी मुझे भी थोड़ा दूध दे दो ना, मुझे भी दूध बिस्किट खाने का मन करता है। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर का दूध हम तुम्हें कहाँ से दें? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मी मुझे भी दूध पीना है, मुझे भी अच्छा खाने का मन करता है। वो लड़का है, उसने अच्छा खाना पीना ही चाहिए। वो आगे जाकर हमारी सेवा करेगा। तुम दोनों तो अपने ससुराल चली जाओगी। ये हमारे घर कमा के लाएगा। तुम दोनों तो यहाँ बस बटोर कर जाओगी। ऐसी बातें रीता और सीता को बहुत बुरी लगती थी। वो हमेशा अपने माता पिता से, माँ हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे, हम भी बड़े होकर कमाएंगे, पिताजी और आपको संभालेंगे। रीता की बातें सुन राधा और सुधीर हंसने लगते हैं। प्रिंस के लिए कपड़े हमेशा अच्छे आते थे और दोनों लड़कियों के लिए कपड़े हमेशा सस्ते, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था, मगर दिखने में वे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होते थे। प्रिंस के कपड़े कितने अच्छे होते हैं, काश हमें भी अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। हाँ रीता, बाकी के लड़कियों के कपड़े कितने अच्छे होते हैं और वो कितना सस्ती है, वो दिखने में भी बेहद सुंदर होती है। हाँ सीता, हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। उनके पिताजी उन्हें साफ कह देते हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीद कर ला सके। और वो तो लड़का है, लड़का, उसे तो हमें अच्छे कपड़े पहनाने ही है। वो अच्छे स्कूल में जाता है तो उसकी इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों का क्या?
तुम दोनों तो सरकारी स्कूल में जाती हो, इसलिए ज्यादा वक्त तुम दोनों घर पर ही रहती हो। जाने दो, वो हमारा छोटा भाई है। चलो हम खेलने चलते हैं। दोनों बहनें जब भी सरकारी स्कूल में जाती थी तो उनकी माँ सुधीर से, इन दोनों बच्चों का हमें कोई खर्चा नहीं आएगा। हाँ, इनका एडमिशन सरकारी स्कूल में होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप और कपड़े भी मिल जाएंगे। हमें अब इनका कोई टेंशन नहीं है। इतना सारा खर्च बचेगा तो हम प्रिंस को इंग्लिश मीडियम में डाल पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। अच्छी पढ़ाई होगी तो वो जीवन में कुछ बन सकेगा। ऐसा कहकर राधा प्रिंस को प्यार से पुचकारती है। दोनों के लाड प्यार की वजह से प्रिंस बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे, मगर वो उन रुपयों को खाने में या फिर मजे करने में ही उड़ा देता था। थोड़े ही दिनों के बाद प्रिंस की जरूरतें बढ़ती चली गई और वो घर से बहुत सारे पैसे लेकर जाने लगा। सुधीर और राधा भी बेझिझक उसे पैसे दे दिया करते थे। एक दिन प्रिंस अपने पिताजी से, पिताजी, मुझे 20,000 रुपए चाहिए। 20,000? वो क्यों चाहिए बेटा? पिताजी, मेरे स्कूल में सभी लड़के पिकनिक के लिए जा रहे हैं और वहां जाकर ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। सुधीर की बातें सुन प्रिंस सुधीर से, ऐसे तो आपको देने ही पड़ेंगे पिताजी। ये बातें सुन सुधीर मन में दुखी हो गया और अपने दोस्त से पैसे उधार में लेकर वही पैसे प्रिंस को लाकर दिए। उसके व्यवहार से सुधीर बहुत चिंतित रहने लगा। वो अपनी पत्नी राधा से, राधा, देखो प्रिंस हमारा कितना पैसा खर्च कर रहा है और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं, जबकि रीता और सीता स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा है, साथ ही साथ घर का काम भी करती है। तो क्या हुआ? वो लड़कियां हैं, उन्हें तो काम करना ही पड़ेगा। अब लड़के घर का काम थोड़ी ही करेंगे। एक दिन प्रिंस ने सुधीर से 50,000 रुपए की मांग की, जो मांग सुधीर ने पूरी नहीं की। सुधीर को प्रिंस की आदतों पर शक होने लगा था, इसीलिए सुधीर ने प्रिंस को पैसे नहीं दिए और इसी बात से नाराज होकर प्रिंस अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हॉस्टल में रहने चला गया। उसने सुधीर और राधा से बात करना तक बंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद प्रिंस की पढ़ाई पूरी हुई और वो इंजीनियर बन गया। प्रिंस इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी उसे सिया नाम की लड़की से प्यार हो गया। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। देखो प्रिंस, मैं पहले से ही बता देती हूँ कि डैडी को घर जमाई चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को इस शादी में भी शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें बताओगे तो हमारी शादी ही नहीं होगी। और खबरदार, जो हमारे यहाँ उन्हें लाकर रखा तो मैं फालतू की झंझट नहीं पालना चाहती, समझे? प्रिंस ने सिया से शादी कर ली और अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहने लगा। अब सुधीर और राधा बिना बेटे के ही रह गए। तभी रीता उनके पास आती है। पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया है बैंक में मैनेजर की पोस्ट के लिए। अरे वाह बेटी, ये बैंक का फॉर्म तुमने कब भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता कि आप मेरी कोई एक्टिविटी देखें। सीता का क्या हुआ? उसने भी तो कौन सा फॉर्म भरा था ना? हाँ, उसने कोई फॉर्म तो भरा था। थोड़े ही दिनों बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ ही दिनों में सीता का भी फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है। तभी सुधीर राधा से, राधा, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने हमेशा अपनी दोनों बेटियों के साथ भेदभाव किया और अपने बेटे पर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन देखो वो कितना स्वार्थी निकला। आज उसे अपने माँ बाप बोझ लगने लगे हैं और हमारी बेटियां इतनी समझदार होते हुए भी हमने उन्हें नजरअंदाज किया। सुधीर और राधा की आंखों में से पछतावे के आंसू निकल रहे थे। ये देखकर रीता और सीता उनके पास आकर, सीता, पिताजी और माँ मेरे साथ रहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं रीता, वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। उनकी बातें सुनकर सुधीर और राधा हंसने लगते हैं और तभी सुधीर रीता और सीता से, बच्चियों, हम दोनों ने तुम्हारे साथ जो भेदभाव किया उसके लिए हमें माफ कर दो। हाँ मेरी बच्चियों, हम दोनों को माफ कर दो। चलो अब हम सब साथ में ही रहेंगे और हाँ, एक ही जगह रहेंगे। ऐसा कहकर रीता और सीता अपने माँ पिताजी के गले लग जाती है। हमेशा बेटा और बेटी में समानता रखनी चाहिए और उन दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिंदगी में कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटा बेटी एक समान होती है।
उन्हें समान अधिकार तथा शिक्षण देना चाहिए। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मज़े से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज़्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यह तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपनी माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज के पैसे दे दूं? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूं चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है।
साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियां है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारी को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली। अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है। उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियां स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। केशवपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक दर्जी रहा करता था। उस गांव में वो अकेला ही दर्जी होने के कारण सभी लोग उसके पास ही कपड़े सिलाने के लिए आते थे। राघव का व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था। उसे दारू पीने की लत होने के कारण कभी कभी वो कपड़े आड़े टेढ़े सिला देता था, लेकिन उसके अलावा कोई भी दर्जी ना होने के कारण लोग उसी से कपड़े सिलवाते थे। जब भी ग्राहक उसके पास कंप्लेंट लेकर आते तो राघव हमेशा उन्हें टाल देता। एक दिन शंकर नाम का आदमी एक टाइट सा कमीज पहनकर आया और राघव से, अरे राघव, ये कमीज कितना टाइट सिलाया है तुमने। अरे भाई, कमीज तो मैंने बराबर ही सिलवाया है। जब नाप लिया था तब तुम कितने पतले थे, अब देखो कितने मोटे हो गए हो। अब मैं इसका क्या करूं? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहाँ से। शंकर वहां से चला जाता है। एक दिन और एक आदमी बहुत ही ढीला कमीज पहनकर राघव की दुकान पर आया और राघव से, राघव, तुमने मेरा कमीज देखो कितना ढीला सिलवाया है। अरे भाई, जब मैंने तुम्हारा नाप लिया था तो सही लिया था। अब तुम दुबले पतले हो गए हो तो इसमें मेरी क्या गलती। अब जाइए भाई साहब यहाँ से। राघव आने वाले हर ग्राहक को कुछ न कुछ कहा करता था। एक दिन गांव में एक औरत बैलगाड़ी पर अपनी सिलाई मशीन और कुछ सामान लेकर आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत गांव में आकर राघव के पास जाती है और राघव से, भैया, मेरा नाम राधा है। मेरे पति एक दर्जी थे। उनसे मैंने सिलाई का काम सीखा था। मेरे पति का कुछ दिनों पहले ही निधन हो गया है। बीमारी की वजह से हमें हमारी पूरी जायदाद बेचनी पड़ी। मैं काम की तलाश में यहाँ आई हूँ।
मुझे सिलाई का काम आता है और मैं भी आप ही की तरह टेलरिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो। आप मुझे काम पर रख लीजिए। आप जितनी भी चाहे उतनी तनख्वाह मुझे दे सकते हैं, ना मत कहिए। अरे बहन जी, आप मुझे बता रही हो या धमका रही हो? आपको काम पर रखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दुकान खोलना है तो खोल लो, मगर याद रखना, औरत के पास कोई कपड़े सिलवाने नहीं आता। कोई भी कैंची पकड़ लेता है और खुद को दर्जी समझने लगता है। राधा वहां से अपने बच्चे के साथ चली गई। उसी दिन से राधा ने एक पेड़ के नीचे ही अपना दर्जी का काम शुरू कर दिया। उसके पास शुरू में कोई गाँव वाला नहीं जाता था। ये देख राघव उस पर हंसता था। एक बार एक औरत उसे कपड़े सीने को दे गई। राधा ने उन कपड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिया। उस औरत ने कपड़े देख, तुमने ये कपड़े बहुत अच्छे सिए हैं। मैं अपने गली में सबको बताऊंगी तुम्हारे बारे में, ताकि सब तुम्हारे पास कपड़े सिलाने के लिए लाए। जी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कई औरतें राधा के पास कपड़े सिलाने के लिए आया करती थी। बाद में आदमी लोग भी उसके पास कपड़े सिलाने के लिए आया करते थे। एक दिन श्याम नाम का आदमी, राधा बहन, तुम एक स्त्री होकर भी कितने अच्छे आदमियों के कपड़े सिलाती हो। और एक वो राघव है, निठल्ला कहीं का। राघव वही खड़ा होने के कारण उसने वो सारी बातें सुन ली और उसे बहुत गुस्सा आया। थोड़े ही दिनों में राधा ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर एक दुकान भी खरीद ली और उसमें वो कपड़े सीने लगी। राधा का धंधा भी अच्छा चल पड़ा। राधा अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से कपड़े सिलवा के दिया करती थी। उसके विपरीत राघव की दुकान चलना ही बंद हो गया था। उसके ग्राहक तो जैसे आना ही बंद हो गया था। इसी वजह से वो राधा पर बहुत ही जलने लगा था। एक दिन बड़े घर का नौकर आकर राधा से, बहन जी, कपड़े सिलाने वाली राधा आप ही हो? हाँ भैया, मैं ही हूँ। क्या काम था? बहन जी, मालिक ने आपको उनके घर के सबके कपड़े सिलवाने का काम दिया है। आपको घर आकर सबका नाप लेकर जाना पड़ेगा। जी, मैं जरूर आऊंगी। मुझे घर का पता दे दीजिए। बहन जी, आपको मेहता हाउस में आना है। ठीक है भैया, मैं कल आ जाऊंगी। राधा के हाँ कहते ही नौकर वहां से चला गया और राधा अपने दुकान में काम में व्यस्त हो गई। ये सब बातें दूर खड़ा राघव सुन रहा था। वो मन ही मन, इस राधा को मैंने काम पर न रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मेरे पास कोई कपड़े सिलाने नहीं आता और इसके पास देखो, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहे हैं। इसके दुकान का मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। राघव वहां से चला जाता है। तभी राघव की पत्नी शीला वहां आकर, राधा बहन, मैं राघव की पत्नी हूँ। जब से तुम इस गांव में आई हो, मेरे पति का तो धंधा जैसे बंद ही हो गया है। एक दिन भी हमारी अच्छे से कमाई नहीं हुई। मैंने उन्हें कहा था कि मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उनसे गलती हो गई राधा बहन, तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ, बताओ ना। मेरे पास ये 50,000 रुपये बचे हैं। इसे लेकर तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा कहकर शीला हाथ जोड़कर रोने लगी। शीला बहन, तुम हाथ मत जोड़ो। मैं ये पैसे लेना तो नहीं चाहती थी, मगर मेरी भी मजबूरी है। मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद ये दुकान शुरू की है। अगर मुझे दूसरे गांव जाना है तो मुझे ये पैसे लेने ही होंगे, जिससे मैं दूसरे गांव जाकर अपनी खुद की दुकान शुरू कर पाऊँ। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही ये गांव छोड़ के जाऊँगी। राधा ने शीला के हाथों में दुकान की चाबियाँ दे दी और राधा अपने बेटे के साथ दूसरे गांव चली जाती है। शीला और राधा के बीच की बात राघव को पता ना होने के कारण राघव रात के समय शराब के नशे में धुत राधा की दुकान के पास चला आता है। उसके हाथ में रॉकेल की कैन होती है। वो नशे की हालत में सारी दुकान पर रॉकेल छिड़क कर आग लगा देता है और मजे से देखने लगता है। दुकान धू धू करके जलने लगा था। ये देख गांव वाले और शीला भी वहां पहुंच जाते हैं। आग की लपटें इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा दुकान तहस नहस हो गया था। हाय, लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे, मैंने बचाए हुए 50,000 रुपए से ये दुकान खरीद लिया था और आपने ही इसे जला डाला। अब हम क्या करेंगे? शीला की सारी बातें सुनकर राघव दंग रह गया। जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने अपना माथा पीट लिया। वहाँ खड़े सभी लोगों के समझ में आ गया था कि सारी करी धरी राघव की ही है।
फिर लोगों ने राघव को पकड़कर खूब पीटा। इधर राधा दूसरे गांव जाकर कपड़े सिलाकर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने लगी थी। राधा ने एक नई उम्मीद के साथ अपना नया व्यवसाय शुरू किया और लालच के कारण राघव को अपनी दुकान गंवानी पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या और लोभ करने के कारण हम हमेशा अपना ही नुकसान कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।